ये चैप्टर मेनली जो पीछे वाले चैप्टर हमने किए हैं, जिसमें हमने इन्वायरमेंट डिटर्मिनिज्म किया, पॉसिबिलिज्म किया, न्यू डिटर्मिनिज्म किया, और उसमें हमने ये बताया कि कैसे ह्यूमन बीइंग ने अपने इन्वायरमेंट के साथ एडजस्टमेंट की और वो सरवाइव किया है। कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी दी थी, उसमें यही है कि जो बंदा अपने इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट कर लेता है वही सरवाइव कर पाता है, अदरवाइज स्पीसीज खत्म हो जाती है। आज जो ये चैप्टर है ये ऐसी ही कुछ वर्ल्ड की प्रजातियों के बारे में है जो अपने इन्वायरमेंट के साथ बिल्कुल रिवर्स कंडीशन में कैसे सरवाइव कर रही हैं। इसमें जैसे सबसे पहले बताया कि ह्यूमन अडेप्टेशन क्या होती है, कि बहुत लंबे समय तक पर्यावरण का सामना करते करते मानव एक ऐसा विकासनीय परिवर्तन हो जाता है जो स्वयं को किसी विशिष्ट वातावरण के अनुकूलित कर लेता है। उदाहरण के रूप में पहाड़ों में रहने वाले लोगों के पैर, तटीय प्रदेशों में नाविकों के हाथ की मांसपेशियां पुष्ट हो जाती हैं। इसे मानव पर्यावरण के साथ अनुकूलन कहा जाता है। इट मीन्स जैसी हमें रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाती है। इसी को लेकर कई सारे उदाहरण हैं, जिसमें सबसे रेयर, सबसे उम्दा और सबसे अलग है एस्किमो, जो ध्रुवीय और ठंडे मरुस्थलों के निवास क्षेत्र में निवास करते हैं। एस्किमो जो निवास क्षेत्र है वो मेनली है आपके जो टुंड्रा प्रदेश, जहां पे अत्यधिक ठंड होती है, जहां पे लगभग जनजीवन न के बराबर है। ऐसे आर्कटिक महासागर के चारों ओर लगभग 50 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। आर्कटिक क्षेत्र में एलुशियन द्वीप से बेरिंग जलडमरू मध्य तक विस्तृत इस प्रदेश में उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, साइबेरिया के उत्तरी भाग आते हैं। इस शीत प्रधान टुंड्रा प्रदेश में कुछ जनजातियां निवास करती हैं, जिन्हें विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिनको उत्तरी कनाडा और ग्रीनलैंड में एस्किमो कहा जाता है। यूरोप स्कैंडिनेवियन कंट्री है, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, तीनों मिलके उनको कहा जाता है स्कैंडिनेवियन कंट्री में। इनको लैप्स और श्यामी के नाम से जाना जाता है। साइबेरिया में इन्हें सेमोइड या याकूत या युक्कागीर कहते हैं या चुकची कहते हैं। इस अशरण्य प्रदेश में भोजन, वस्त्र, निवास उपकरण, सामाजिक आर्थिक संरचना, सांस्कृतिक लोकाचार पर्यावरणीय कारकों द्वारा अधिक प्रभावित होते हैं। ये सभी जनजातियां स्थानीय जीवों का शिकार करके जीवन व्यतीत करती हैं और अपने रहन सहन और व्यवसाय में इनके काफी अंतर पाए जाते हैं। सबसे पहले आता है एस्किमो का निवास क्षेत्र। ये कहाँ निवास करते हैं? जो एस्किमो है वो आर्कटिक टुंड्रा प्रदेश में ही सीमित है। ये लोग उत्तरी अमेरिका में कनाडा और अलास्का के उत्तरी तटों पर, सीमावर्ती बैफिन आदि द्वीपों के चारों ओर, हडसन तथा ग्रीनलैंड के तटीय भागों में निवास करते हैं। यद्यपि एस्किमो अधिक विस्तृत क्षेत्र पर बिखरे हुए हैं, किंतु इनकी सभ्यता का विकसित रूप बैफिन द्वीप और हडसन खाड़ी के उत्तरी भागों में देखने को मिलता है, जिसका विस्तार 60 से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच है। ग्रीनलैंड में पश्चिमी तट पर 65 से 80 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच एस्किमो निवास करते हैं। एस्किमो उत्पत्ति, यद्यपि उत्तरी कनाडा को एस्किमो का मूल स्थान माना जाता है, लेकिन पुरातत्व, भाषाई एवं शारीरिक लक्षणों के आधार पर अनेक विद्वान प्रमाणित करते हैं कि एस्किमो सभी साइबेरिया से आए थे, जो बेरिंग जलडमरू को पार करके उत्तरी अमेरिका में बस गए। ये लोग अधिकांश मूल अमेरिकी जातियों की अपेक्षा दूर से यहाँ आ पहुंचे हैं। इनके सांस्कृतिक लक्षण मूल अमेरिका की अपेक्षा साइबेरियन टुंड्रा के लोगों से अधिक मेल खाते हैं। अब आता है इनका भौगोलिक वातावरण। जैसा इसके नाम से, इसकी लोकेशन से पता चलता है हमें, जलवायु उत्तरी ध्रुव के निकट होने के कारण जो एस्किमो है वो बहुत ज्यादा ठंड, जो कठोर ठंड होती है, वहां निवास करते हैं। वर्ष के 9 महीने टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे ही रहता है, जिसके कारण जो धरातल है वो हिमाच्छादित ही रहता है। समुद्र पे भी हमेशा बर्फ ही जमी रहती है। दूसरी बात,
9 से 10 महीने सर्दी का मौसम होता है। शेष 3 महीनों में छोटी सी अवधि के लिए बसंत और ग्रीष्म और पतझड़ ऋतु का चक्कर पूरा हो जाता है। यहाँ पे जाड़े की ऋतु में जो औसत तापमान है आर्कटिक द्वीप समूह के पास -46 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और स्थलीय भागों में ये -40 डिग्री सेल्सियस और सागर के जो तटीय क्षेत्र है वहां पे -35 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद सर्दी की जो रातें होती हैं वो बहुत बड़ी होती है, दिन छोटे होते हैं। 22 दिसंबर को उत्तरी ध्रुव व्रत में उत्तरी ध्रुव के क्षेत्र लगभग 24 घंटे की रात होती है। रात की अवधि बढ़ते बढ़ते उत्तरी ध्रुव के पास 6 महीने तक हो जाती है। सर्दियों की रातों में यहाँ उत्तरी जो आपका नॉर्थ ओरा है, जो ध्रुवीय ज्योति है, उसके दर्शन भी होते हैं। औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है, जो चक्रवाती या पछुआ पवनों से होती है। बैंकर ठंड के कारण वाष्पीकरण न के बराबर है। ध्रुवीय प्रदेश उच्च वायुदाब का क्षेत्र होने के कारण वर्षण में कम अनुकूल है। सर्दियों में यहाँ तेज और शक्तिशाली बर्फीली आंधियां और झंझावात चलते हैं, जिन्हें ब्लीजार्ड कहा जाता है। कई बार ये छोटा क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज ब्लीजार्ड? ब्लीजार्ड क्या है? जो शक्तिशाली ठंडी हवाएं आंधियां चलती हैं आपके नॉर्थ रीजन में, अलास्का के आसपास, उसे कहा जाता है ब्लीजार्ड। वनस्पति के अभाव में यहाँ पे जो ये ब्लीजार्ड पवन है उसकी स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा होती है, जो काफी प्रचंड मानी जाती है। ग्रीष्म ऋतु छोटी व ठंडी होती है। केवल 2-3 महीने ही ऐसे होते हैं जिसमें टेम्परेचर 2 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। लगातार सूर्य की किरणों से दैनिक तापांतर कम हो जाता है। गर्मी में दिन लंबे और रातें छोटी हो जाती हैं। मई जून में बर्फ पिघलती है, जिससे तटीय क्षेत्रों और सागर के आसपास की जो हिम है, बर्फ है, वो पिघल जाती है, जिसके कारण आसपास कुछ झील और दलदलों का निर्माण हो जाता है। तटीय भागों में ठंडी समुद्री धाराओं पर उष्ण पवनों के बहने से धुंध पैदा होती है। अब बात आती है मृदा या मिट्टी की। हिमाच्छादित रहने के कारण टुंड्रा प्रदेश में मिट्टी का विकास नहीं हो पाया है। प्राय नगण्य चट्टानें ही धरातल का निर्माण करती हैं। कहीं कहीं मिट्टी का अत्यंत पतली परत भी पाई जाती है। वनस्पति एस्किमो के निवास क्षेत्र में वनस्पति अत्यंत विरल है, क्योंकि भूमि सारा साल ठंड से जमी रहती है और ठंडी मिट्टी के अभाव में यहाँ वृक्ष नहीं उग पाते हैं। यहाँ गर्मी छोटी होती है, गर्मियां, और गर्मियों में भी भीषण पाला पड़ता है। अधिकांश आर्कटिक पौधे घास की भांति कठोर और वर्षानुरूप पेरेनियल होते हैं। छोटे और जमीन के निकट रहते हैं हुए गर्मियों में ये पौधे अपने नए टिश्यूज पैदा करते हैं और कम ऊर्जा खर्च करते हैं। सर्दियों में पूरी तरह से बर्फ इनको खत्म कर देती है, पूरी तरह से ये बर्फ से ढके होते हैं। और जो ग्रीष्म ऋतु का जो वनस्पति है उसमें आपके आती है शैवाल, एल्गी, काई, लीचन। जो शॉर्ट वनस्पति है वो यहाँ पे होती है, जो फ्रीजिंग पॉइंट के आसपास भी सरवाइव कर जाती है। गर्मियों में रंग बिरंगे फूलों की चमक का इलाका होता है ये, जिसमें कहीं कहीं ठुंडुनुमा झाड़ियां भी देखने को मिलती है। यहाँ पे लंबे पौधे जीवित नहीं रह पाते, जिसकी वजह से छोटे और बोने आकार के पौधे, जिसमें बर्च, जूनिपर्स, विलो, ये वृक्ष पाए जाते हैं। जीव जंतु की बात करें तो टुंड्रा प्रदेश में शीत प्रदेश होने के कारण वनस्पति न के कराम है, न के बराबर है, तो जीव जंतु भी बहुत कम मात्रा में यहाँ पाए जाते हैं। भीषण ठंड से बचने के लिए छोटे छोटे जानवर यहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं। उष्ण रक्त वाले जो वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं वही यहाँ पे पाए जाते हैं, जिसमें ध्रुवीय भालू है, कैरेबाऊ है, मस्क बैल है। अपने विशाल आकार की तुलना में ये कम सतह घेरने के कारण उष्मा को कम से कम रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो मोटी चर्बी है उस पर घने बाल होते हैं, जो ठंड को से इनको बचाते हैं। सील बचने की चर्बी की परत लगभग 10 सेंटीमीटर तक मोटी होती है। ये सभी जानवर जो माइनस में जब टेम्परेचर होता है उसमें भी सरवाइव कर जाते हैं, वही यहाँ पे सरवाइव करते हैं, जिसमें इन्होंने कई सारे एग्जाम्पल दिए हैं और फोटो के साथ दिखाया भी है कि कौन कौन से जानवर यहाँ पे सरवाइव करते हैं। उसके बाद आती है शारीरिक लक्षण इनके एस्किमो के।
जो विशुद्ध नस्ल की एस्किमो है वो मझोले कद की होती हैं, जो हाइट 150 से 160 सेंटीमीटर के बीच होती है। इनका चेहरा सपाट, चौड़ी, सपाट तथा त्वचा का रंग भूरा होता है। पीला शरीर बेडोल, आंखें गहरी कथई होती हैं, पलकें पतली झुकी हुई होती हैं। इनका शरीर लंबा, सिर लंबा, बाल पूर्णतः काले, कड़े और सीधे, गालों की हड्डी उभरी हुई होती है। जो मंगोलाइड प्रजाति के लक्षण होते हैं वो इनमें पाए जाते हैं। अब बात आती है ऑक्यूपेशन या व्यवसाय की। एस्किमो का जीवन आखेट पर ही निर्भर करता है। ये अपने समस्त भोज्य पदार्थ, वस्त्र, गृह निर्माण, परिवहन जिसमें स्लेज गाड़ी, नाव बनाने की सामग्री, ये सब आखेट से जो जीव मिलते हैं उन्हीं से अपनी ये सारी क्रिया करते हैं। यद्यपि सागरीय और हिमाच्छादित क्षेत्र है जहाँ पे शिकार के लिए पशु पक्षी भी इनको बहुत कम मिलते हैं, लेकिन ऐसे मौसम में भी ये अपना शिकार ढूंढ लेते हैं और उसी से हथियार बनाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अब आता है इनका आखेट, वो भी दो तरह का होता है, दो तरह का नहीं, सॉरी, तीन तरह का। शीतकालीन अलग होता है, बसंतकालीन अलग और ग्रीष्मकालीन अलग होता है। जो शीतकालीन आखेट है वो नवंबर में सर्दी आरंभ होते ही, जो एस्किमो परिवार है वो समुद्र के किनारे किसी सरकती हुई विशाल हिमराशि पर एकत्रित हो जाते हैं और जाड़े के अंत मतलब मार्च अप्रैल तक वहीं रहते हैं। वहां ये लोग सील मछली का शिकार करते हैं जो तैरती हुई हिम की चादर के नीचे समुद्र में रहती है। सांस लेने के लिए जब सील बर्फ के छिद्र बनाती है तो ये लोग इनके साथ जो कुत्ते होते हैं वो छिद्र को सूंघ कर इनको इंफॉर्मेशन देते हैं और ये सारे मिलके उस पर हमला करके उसका शिकार करते हैं। जो एस्किमो है वो शिकार के लिए हार्पून नामक एक भाला बनाते हैं जो जोर से सील के जो मंजल होता है उस पर मारते हैं। जिस भाले का अगला भाग सील की मांस में घुस जाता है, बाद में बर्फ हटाकर घायल या मृत सील को ये निकाल लेते हैं। सील का मुंह नाप कर शिकार करने की इस अवधि को कहा जाता है माउपोक। छोटा क्वेश्चन आ जाता है ये, माउपोक क्या है? माउपोक सील मछली का जो शिकार करने की क्रिया है एस्किमो की उसको कहा जाता है। और कई बार छोटा क्वेश्चन ये भी आता है कि हार्पून क्या होता है? हार्पून इनके भाले को कहा जाता है जो सील मछली के शिकार के लिए ये यूज करते हैं। उसके बाद आता है ग्रीनलैंड के कुछ भागों में एस्किमो लोग सील का शिकार इतु आरपोक एक अलग विधि है उससे भी करते हैं। इस विधि में शिकार में हिम में दो छिद्र बना देता है शिकारी। एक छिद्र में एक शिकारी चारा डालकर सील को लुभाता है और दूसरे से छिद्र के पास हार्पून लिए तैयार बैठा रहता है। चारे के लालच में जब सील छिद्र के पास आती है तो दूसरा शिकारी दूसरे छिद्र से हार्पून मारकर सील का शिकार कर लेता है। इस विधि को कहा जाता है इतु आरपोक। वो पहले वाली कौन सी थी? कौन सी थी? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? कहाँ गए सारे? हेलो हेलो, बोलो भाई। पूनम आवाज आ रही है? अंजू, ज्योति, मेरी बात सुन भी रहे हो या नहीं? सारे गायब हो। हेलो, मैंने ये पूछा, ये जो विधि थी उसे कहते हैं इतु आरपो। जो पहले वाली थी उसका क्या नाम था? बताओ अंजू। यस मैम। बताओ भाई, पहले वाली विधि कौन सी थी जिसमें जो सील मछली का ये शिकार करते हैं एस्किमो? माउपोक थी। वही कह रहे हो, सारे बीच में सो तो नहीं गए? सुन रहे हो तो ढंग से सुनो, ठीक है? शर्मिला इतना लेट कैसे हो गई? हेलो,
यस मैम। इतना लेट कैसे होगी? मैम वो मैंने सोचा 11 बजे होगी क्लास। अच्छा, चलो अगला करते हैं। स्कीमों के बारे में कर रहे थे, जिसकी जो आखेट है वो चल रहा था। शीतकालीन हम कर चुके हैं, अब करते हैं बसंतकालीन। मार्च में जब दिन बड़े होने लगते हैं, बर्फ पिघलने लगती है, तो एस्किमो परिवार जब खुले जल में शिकार करने के लिए दूर दूर तक फैल जाते हैं। सील के झुंड खुली धूप सेकने के लिए जब बर्फ के नीचे से निकलकर उत्तरी ध्रुव सागर के तटों पर जमा होते हैं, तो ये शिकारी हार्पून की अपेक्षा धनुष बाण चलाकर सील मछली का शिकार करते हैं, जिसे इस विधि को कहा जाता है उतोक। और बाद में जो इनका दल होता है, अकेला शिकारी बर्फ में लेटकर खिसकता है और सील के झुंड पर चुपचाप बढ़ता जाता है। मौका पाते ही हार्पून से अचानक सील पर हमला बोल देता है और इस तरह से वो आखेट करते हैं। इसी समय पर ध्रुवीय भालू, कस्तूरी मृग, कैराबाऊ आदि का शिकार भी ये बर्छे से करते हैं। बैफिन द्वीप और हडसन की खाड़ी के उत्तरी किनारों पर एस्किमो शिकार करने का तरीका फिर से बदल देते हैं। बसंत ऋतु में इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में आने वाली व्हेल, वॉलरस जंतु शिकार फेंके जाने वाले भालों के द्वारा किया जाता है। अब आता है तीसरा इनका ग्रीष्मकालीन आखेट। मई से सितंबर के बीच बर्फ के पिघलने पर धरातल पर कई प्रकार की लघु वनस्पति उग जाती है। इनमें शैवाल, काई, लाइकेन के अतिरिक्त कुछ रंग बिरंगे फूल भी और घास शामिल है। इस मौसम में मुख्यतः स्थलीय पशु पक्षियों का ये शिकार करते हैं। ग्रीष्म में एस्किमो लोग समुद्री तट छोड़कर स्थल के भीतरी भाग की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं और विस्तृत क्षेत्र में रेंडियर और झुंडों को खोजते हुए भ्रमण करते रहते हैं। रेंडियर शीत ऋतु में दक्षिण की ओर टेगा वनों की ओर चले जाते हैं। गर्मियों में गर्मी होने के कारण टुंड्रा प्रदेश से लौट आते रेंडियर काई, शैवाल, लाइकेन आदि खाते हैं, जो गर्मियों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती हैं। उसके अलावा ये सामूहिक रूप से धनुष बाण से शिकार भी करते हैं। जिनका शिकार करते हैं उसमें लोमड़ी, खरगोश, गिद्दड़, भेड़िया, छोटे जानवर जो फंदे और जाल में फंस जाते हैं। उसके अलावा झुंड में जो बत्तखें, हंस आते हैं, उनका भी ये हल्के भाले से शिकार कर लेते हैं। इस मौसम में ये नदियों से मछलियां भी पकड़ते हैं, जिनके मुहानों पर जब ज्वार भाटा आता है तो भालों और जालों की सहायता से ये आखेट करते हैं। उसके बाद आता है इनका भोजन। ध्रुवीय प्रदेश में जैसा कि इनकी क्रियाओं से पता चल रहा है, इनके ऑक्यूपेशन से पता चल रहा है, वैसा ही इनका भोजन होगा। ये लोग पशुओं, मछलियों का मांस खाकर जिंदा रहते हैं। मांस मुख्यतः सील, कैरेबाऊ, वॉलरस, ध्रुवीय भालू, व्हेल का होता है। मांस के अधिकांश भाग को ये कच्चा ही खाते हैं, क्योंकि एस्किमो का अर्थ ही कच्चा मांस खाने वाले होता है। कई बार ये छोटा क्वेश्चन आता है कि एस्किमो का अर्थ बताइए, तो एस्किमो का अर्थ है कच्चा मांस खाने वाली प्रजाति। कभी कभी ये मांस को उबालकर, भूनकर या सुखाकर भी खाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में एस्किमो स्त्रियां बेर, कंदमूल, फल इत्यादि एकत्रित करती हैं और उससे भी पूरा भोजन नहीं हो पाता इन लोगों का। भोजन को प्राकृतिक शीत भंडारण कला में एस्किमो बहुत कुशल होते हैं। सर्दियों में छोटे दिनों में बर्फ और तूफान के दिनों में जब जानवर दक्षिण की ओर प्रवास कर जाते हैं, तो कई कई दिनों तक इनको भोजन प्राप्त नहीं होता। ऐसे में ये लोग भूख के कारण जब मौत मंडराने लगती है, तब ये लोग पहले से सुखाकर बर्फ में गड्ढों में दबाकर जो मांस रखा है उसको निकाल कर खाते हैं। अब बात आती है वस्त्र की। इतनी ठंड है तो कपड़े तो चाहिए। भयंकर ठंड होने के कारण जो एस्किमो है वो मुख्यतः कैरुबाऊ और सील की चमड़ी से बने वस्त्र पहनते हैं। कैरुबाऊ का चमड़ा सील के चमड़े से अधिक गर्म और हल्का होने के कारण बेहतर माना जाता है। जिन स्थानों पर कैरुबाऊ नहीं मिलता, वहां पे ध्रुवीय भालू के समूह से वस्त्र बनाते हैं। वस्त्रों को मुख्यतः स्त्रियां बनाती हैं। सिलाई के लिए पशुओं की हड्डी की सुई और उनकी खाल के धागे प्रयोग किए जाते हैं। पुरुष और स्त्रियों के वस्त्रों में कोई खास अंतर नहीं होता, क्योंकि पूरी की पूरी बॉडी को ये कवर करके रखते हैं। ठंड यहाँ पे इतनी ज्यादा होती है। पुरुष अपने बदन पर आधुनिक ऊन जर्सी जैसे बहादार वस्त्र पहनते हैं, जो खाल को उलटकर बनाए जाते हैं, जिसे तिमियाक कहते हैं। तिमियाक तिमियाक के ऊपर एक और कपड़ा बना होता है, जिसे ओढ़नाक कहते हैं। तिमियाक की एक टोपी नुमा
पूछला होती है जिसे टोपी की तरह ये लोग पहनते हैं। इनका पजामा भी सील की खाल का बना होता है। ये पैरों में कॉमिक नामक जूते पहनते हैं जो सील की खाल से बने होते हैं। माताएं एक विशिष्ट प्रकार का वस्त्र पहनती हैं जिसे अमाउट कहा जाता है। इस चैप्टर में बहुत सारे छोटे क्वेश्चन हैं और पेपर में आते हैं, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होते। ठीक है, तो इनको ध्यान से करना इस चैप्टर को, कि हर क्वेश्चन मतलब हर लाइन में एक छोटा क्वेश्चन है। तिमियाक क्या है, ओढ़नाक क्या है, अब जैसे अमाउंट क्या है, तो इनको ध्यान से करना। इस वस्त्र के पीठ में एक थैलीनुमा जेब होती है जिसमें छोटे बच्चे को सुरक्षित रखकर कामकाज करती हैं लेडीज। उसके अलावा ब्लीजार्डो के प्रहार, जब ब्लीजार्ड अभी पीछे हमने बात की थी, ब्लीजार्ड क्या था, तेज हवाओं का तूफान, ठंडी हवाओं का जिसकी स्पीड लगभग 200 किलोमीटर पर आवर्स होती है। बर्फीले तूफानों में सूर्य की चमक से आंखों को बचाने के लिए ये लोग वालरस के दांतों से बने छिद्र युक्त चश्मे भी बनाते हैं। आर्द्रता और हिमपात से बचने के लिए एस्किमो तंतुओं से बने जलावेद कपड़े पहनते हैं। घर टुंड्रा प्रदेश साल भर पड़ने वाली भयंकर ठंड से बचने के लिए मिट्टी, पानी, लकड़ी के अभाव में आदिवासी और भूमक्कड़ जीवन व्यतीत करते हैं। इनके घर भी स्थानीय रूप से जो उपलब्ध सामग्री है उन्हीं से बनते हैं, जिसमें हड्डी है, पत्थर है, खाल है, बर्फ है। ग्रीष्म ऋतु के लिए अलग मकान होता है इनका और शीत ऋतु के लिए मकान अलग होता है। ग्रीष्म ऋतु का जो मकान होता है वो पशुओं की हड्डियों से बने ढांचे पर खाल मढ़कर टेंट के रूप में बनाया जाता है। चमड़े के ऐसे तंबुओं को स्मूथ पिक्स कहते हैं। ऐसे तंबुओं में 50 से 60 सीलों की खालों का एक दूसरे के साथ में सील कर तैयार किया जाता है। हिमपात और बर्फीले तूफानों में ऐसे तंबू नष्ट हो जाते हैं। अतः जाड़ों में जो एस्किमो है इन डेरों और शिविरों को छोड़ देते हैं। जो शीत ऋतु आती है तो सर्दियों में एस्किमो बर्फ से बने घरों में रहते हैं जिन्हें इग्लू कहा जाता है। इग्लू बनने की प्रक्रिया बहुत कठिन होती है। इसमें हड्डियों से बने बड़े बड़े चबूतरे या चाबुकों के ऊपर चकोर सिलियां बर्फ की काट कर एक दूसरे के ऊपर जमा करके उनकी दीवार बनाई जाती है, जैसा इसमें डायग्राम में दिखाया भी हुआ है। दीवारें वृत्ताकार होती हैं जिन्हें भीतर की ओर झुकाते हुए ये गुंबद का रूप देते हैं। गुंबद की चोटी हिमखंड से ही ढक दी जाती है। बर्फ की सीलियों और ब्लॉकों के बीच में दरारों को कुटी हुई बर्फ से ये ढक लेते हैं, कवर कर देते हैं। बर्फ से इस बने हुए ढांचे के भीतर पशुओं की खाल का एक अस्तर बढ़ दिया जाता है जिसमें बर्फ की दीवार और खाल के अस्तर के बीच थोड़ी सा स्पेस छोड़ दिया जाता है, जिसमें थर्मल फ्लोस की भांति काम करे कि गर्मी जो अंदर की है वो बाहर ना जा सके और बाहर की जो ठंड है वो अंदर ना आ सके। बर्फ की छत के आर पार बना एक छोटा सा छिद्र होता है जो क्रॉस वेंटिलेशन के लिए ये छोड़ते हैं। इस प्रकार खाल के खोल के नीचे तापमान लगभग 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है और बर्फीली दीवारें ना तो पिघलती है क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम होता है वहां पे। इग्लू का एक छोटा सा द्वार होता है जिसमें ये लेट कर या रेंग कर जाते हैं और सुरंगनुमा द्वार को बर्फ से ढक दिया जाता है। उसके बाद आता है कि जो ये इग्लू है उसका व्यास लगभग 4 मीटर होता है। इसको बनाने में ये 1 से 2 दिन लगाते हैं जो स्थायी इग्लू बनाते हैं, और जो अस्थायी इग्लू बनाते हैं उसके लिए ये 1-2 घंटे में ही उसको पूरा कर देते हैं। जब कई परिवार एक साथ रहना हो तो कई इग्लू आपस में जोड़कर एक बड़ा इग्लू भी बनाया जाता है। अब बात आती है इनके ट्रांसपोर्ट और यातायात के साधनों की। सबसे पहले आता है इनमें स्लेज। स्लेज क्या होता है? जो एस्किमो बिना पहिए की स्लेज नामक एक गाड़ी बनाते हैं। ये गाड़ी वेल की हड्डी और लकड़ियों से बनी होती है। इन गाड़ियों को हष्ट पुष्ट एवं शक्तिशाली कुत्ते खींचते हैं, जिसमें एस्किमो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर बर्फ पर आसानी से जाते हैं और ग्रीष्म ऋतु में जब चिकनी काई होती है तो वहां पे ये आसानी से इस पे जा सकते हैं। एक स्लेज को आमतौर पर 5-6 कुत्ते खींचते हैं। कुत्ते रस्सी से बांधे होते हैं, जिसमें जो शक्तिशाली कुत्ता होता है वो सबसे आगे होता है। कुत्ते को गाड़ी के पास लगाया जाता है और इन कुत्तों का मुख्य भोजन सील का मांस होता है, जिसकी वजह से इनमें ताकत होती है।
और ये इसको आसानी से खींच पाते हैं। उसके बाद ये जो लैप्स लोग होते हैं वो इस गाड़ी के लिए रेंडियर का प्रयोग करते हैं। जो एस्किमो है वो कुत्तों का करते हैं और जो लैप्स है वो रेंडियर का करते हैं। उसके बाद दूसरा आता है इनका कयाक। कयाक एक जलरोधी वाटर जो टाइप नाव होती है जिसका प्रयोग एस्किमो गर्मियों में खुले जल में शिकार करने के लिए करते हैं। यह व्हेल की हड्डी और लकड़ियों के ढांचे से बनी होती है। इस पर सील मछली की खाल मरती जाती है। केवल बीच में एक अंडाकार छिद्र बना होता है जो बड़े छोड़ दिए जाते हैं। केवल एक शिकारी बैठ पाता है। एक कयाक की जो लंबाई है वो लगभग 6 मीटर होती है। उसके बाद आती है उमियाक। ये एक अपेक्षाकृत बड़ी और चौड़ी नाव होती है जो अलास्का और ग्रीनलैंड में बड़े जंतुओं विशेषतः व्हेल के शिकार के लिए प्रयुक्त होती है। उमियाक भी हड्डी और लकड़ी के ढांचे का ढाल मटकर बनाई जाती है। उसके बाद आता है इनका सामाजिक संगठन। एस्किमो एक पितृवंशी समाज है जिसमें सबसे अधिक आयु वाले व्यक्ति को समूह का मुखिया माना जाता है। मुखिया का मुख्य कर्तव्य क्या होता है? परिवार के निवास आखेट के स्थान का चुनाव करना और समुचित निर्देश देना। एस्किमो शिकार में प्राप्त सामग्री होती है वो मुखिया को सौंपते हैं और उसी से मुखिया ही उसका बंटवारा करता है। इनका शिकार मुख्य व्यवसाय है जो युवा करते हैं। उनमें छोटे बड़े जानवरों का शिकार कठिन प्रशिक्षण के बाद किया जाता है। उत्सव में, खेल में सरल प्रकृति का प्रयोग करते हैं। प्राय युद्ध, चोरी और लूट आदि की घटनाओं से ये अनभिज्ञ हैं क्योंकि इनके बारे में इनको पता नहीं है। इनके समाज में एक विवाह की ही प्रथा है। ये लोग जादू, टोना, भूत प्रेत में विश्वास करते हैं। जादूगर इनके समाज का अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति होता है। इनकी धारणा है कि समुद्र में रहने वाली सेदना नामक एक देवी होती है जो इनके भाग्य को नियंत्रित करती है। समुद्र देवी का रुष्ट होना हानिकारक माना जाता है। एस्किमो पिछड़े हुए जाहिल किस्म के लोग होते हैं। जीवन में शायद ही ये कभी नहाते हों। इन्होंने कपड़े धोना तो सीखा ही नहीं है। कपड़े फटने पर तन से उतारते हैं। गंदा रहने के कारण इनकी आयु भी कम होती है। अब कला कौशल आता है। कला कौशल में अत्यंत दक्ष होते हैं जिसके कारण ये जैसे इग्लू बनाना है, स्लेज गाड़ी बनाना है, हारपून है, क्याक है, जितने भी इनके हथियार हैं, ये सारी चीजें कुशल जो आपके कला में कौशल में होते हैं, कुशल व्यक्ति वही कर पाते हैं। उसके बाद पर्यावरण के साथ समायोजन या दक्षता। एस्किमो ऐसी विषम कंडीशंस में रहते हैं फिर भी सरवाइव कर रहे हैं। एडमंड्स इनका अपने इन्वायरमेंट के साथ समायोजन या एडजस्टमेंट बहुत अच्छी है जिसकी वजह से ही ये ऐसी विषम परिस्थितियों में भी जीवित रह रहे हैं। जो टुंड्रा प्रदेश के एस्किमो हैं वो जो पर्यावरण नीतिवाद है उसका उत्कृष्ट उदाहरण है कि कैसे जैसे इनका जो पर्यावरण है इनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। जो लास्ट चैप्टर था हमारा जिसमें एनवायरमेंट डिटर्मिनिज्म की हमने बात की थी वो इसी का उदाहरण है। उसके बाद आती है इसमें भी आज के टाइम में ट्रांसफॉर्मेशन या जिसे कहा जाए बदलाव की बयार चल रही है। पिछले लगभग 5 दशकों से बताते हैं श्वेत लोग इनके संपर्क में आ गए हैं जिसके कारण इनमें कई सारी बीमारी जिसमें चेचक है, खसरा, जो छूत की बीमारी है वो विकसित हो गई है जिसके कारण कई एस्किमो इसके चपेट में आके मर भी गए थे। विकसित देश श्वेत लोमड़ी की खाल के ऊंचे दामों की मांग के कारण यहाँ व्यापार करने के लिए चले आते हैं और इनके फंदेबाजी और इनको मतलब ब्लैकमेल करते हैं और इनका सामान ले लेते हैं। उसके अलावा पश्चिमी कनाडा, अलास्का में सोना, चांदी, कोयला, पेट्रोल, यूरेनियम में आदि में खनन कार्य के लिए एस्किमो लोगों को प्रेरित किया जा रहा है जिसके कारण कुछ एस्किमो पक्के मकान बनाकर भी वहां रहने लगे हैं। एस्किमो बताते हैं जन्मजात जुगाड़ू होते हैं। उच्च अक्षांशों में सैनिकों के ठिकाने, हवाई पट्टी, इनमें ये सफल माने गए हैं। कृषि के लिए अनुकूल दशाएं यहाँ नहीं है फिर भी ग्रीष्म ऋतु में ग्रीष्म ऋतु के केंद्र हैं उनके निकट ये हरित गृह में कुछ फल सब्जियां भी उगा लेते हैं। उसके अलावा मौसम विज्ञान के केंद्र या मत्स्य अनुसंधान केंद्र यहाँ पे स्थापित किए गए हैं जो वैज्ञानिक
तकनीकों से इसके बदलाव आ रहा है। उसके अलावा उत्तरी ध्रुव व्रत में जो लगभग 66.5 डिग्री नॉर्थ है, विश्व का सबसे प्राचीनतम और नवीनतम अमेरिकन सभ्यता के मिलन से इन आदिवासियों की जो दैनिक जीवन है वो सुगम हो गया है। अब इन्होंने शिकार के लिए बंदूक, हड्डी की सुइयों के स्थान पर लोहे की सुई, आग जलाने के लिए माचिस, कच्चे मांस के स्थान पर डिब्बाबंद मांस, और लोगों को पत्थर युग में, इस्पात युग में पदार्पण हो चुका है। सील की चर्बी को जलाने वाले ये लोग अब मिट्टी के तेल के दिए और स्टोव का भी प्रयोग करने लगे हैं। मछुआरे एस्किमो अब सहकारी संस्थानों का निर्माण करके मत्स्य उत्पादन के मध्य उनको बेचने लगे हैं। उसके अलावा जिनकी आमदनी बढ़ी है तो ये दक्षिण शहरों में जाकर चाय, आटा, नमक, तेल, चीनी, बंदूक, कारतूस, दवाइयां खरीदने लगे हैं। अब ये भी चेंज की तरफ बढ़ रहे हैं। ये था आपका एस्किमो जो अपने इन्वायरमेंट के साथ बिल्कुल रिवर्स कंडीशन है, बिल्कुल ऐसी कंडीशन जिसमें आदमी सर्वाइव